अगले दिन टेंडो बड़े आराम से एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है। जैसे ही उसका कैरेक्टर मरता है वो आलस में वही पीछे की तरफ लेट जाता है। वहीं पास में केंचो उसके लिए खाना बना रहा होता है और भाई जैसे ही टेंडो उस खाने का पहला निवाला चखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना था। खाना खाकर टेंडो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो केंचो की तरफ देखकर कहता है कि वो शायद दुनिया के हर काम में परफेक्ट है और यही वजह है कि लड़कियां उस पर इतनी फिदा रहती हैं। केंचो इस तारीफ को बहुत कैजुअली लेता है और कहता है कि इतनी कुकिंग आना तो आम बात है, बल्कि टेंडो के इस निकम्मेपन की वजह से ही शायद आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ये ताना टेंडो के दिल पर लग जाता है और वो उसी वक्त कसम खाता है कि वो आज ही किसी न किसी के साथ डेट पर जाएगा। लेकिन जब वो अपने आसपास के ऑप्शंस के बारे में सोचता है तो भाई बस इतना समझ लो कि हालात रोमांस के बिल्कुल लायक नहीं थे। थोड़ी देर बाद केंचो आराम से बैठकर टेंडो की वो बकेट लिस्ट पढ़ रहा होता है। उसे वो लिस्ट एकदम मजाक लगती है। मतलब सीरियसली दुनिया तबाह हो चुकी है, हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि इस आपाधापी में टेंडो को कोई फ्लाइट अटेंडेंट मिल जाए, और उससे भी बड़ी बात कि उसे उसके साथ डेट पर जाने और वाइन पीने का चांस मिले। भाई इसके लिए तो किस्मत का कोई अलग ही लेवल या धरती पर कोई साक्षात चमत्कार ही चाहिए। लेकिन टेंडो की आंखों में एक अलग ही जिद थी। वो वही करेगा जो उसका दिल कहेगा, चाहे दुनिया को वो कितना भी पागलपन क्यों ना लगे। केंचो हल्की सी स्माइल के साथ हार मान लेता है और कहता है ठीक है भाई, पर इस लिस्ट में तो अभी 100 चीजें पूरी भी नहीं हुई हैं। ये बोलकर केंचो उस लिस्ट में अपना भी एक पुराना सपना ऐड कर देता है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। और क्योंकि अब ये उन दोनों की लिस्ट थी तो टेंडो को भी इसमें उसका साथ देना ही था। लेकिन सच तो ये था कि टेंडो ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए केंचो अब उसके हर एक अतरंगी प्लान में साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये सुनते ही टेंडो की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूछता है तो क्या हम मॉल चल सकते हैं, एक मस्त बड़ा सा फ्लैट स्क्रीन टीवी लेने। और बस अगले ही पल दोनों अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर एक टीवी का शिकार करने निकल पड़ते हैं। लेकिन मॉल पहुंचने से पहले ही उनका रास्ता भयंकर आग से ब्लॉक हो जाता है। उनके ठीक सामने एक फायर फाइटर खड़ा था जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और हालात तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक बेकाबू ट्रक तेजी से सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। ये देखकर केंचो की तो हालत पतली हो जाती है। उसी खौफनाक पल में टेंडो को एक फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि पिछली बार बियर लाते वक्त उसने क्या सीखा था, और तभी उसके दिमाग में एक पागनो वाला आइडिया आता है, सामने खड़े उस बड़े से टैंकर के ऊपर से गाड़ी कुदाने का। हाँ, ये एकदम सुसाइडल प्लान था, लेकिन केंचो के पास भी तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी स्पीड में टैंकर के ऊपर से अपनी गाड़ी हवा में उछाल देते हैं और जैसे ही वो पार होते हैं पीछे से वो टैंकर एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बारूद के गोदाम में बॉम्ब गिर गया हो। आग इतनी तेजी से चारों तरफ फैलती है कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत पास के एक अंडरग्राउंड मॉल में घुसना पड़ता है। लेकिन अंदर का नजारा, भाई अंदर हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे और बाहर निकलने का हर रास्ता ब्लॉक हो चुका था। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए दोनों चलती मोटरसाइकिल से कूदते हैं और पास के एक स्टोर की तरफ पागलों की तरह भागते हैं, जिसका दरवाजा किस्मत से थोड़ा सा खुला था। ज़ॉम्बीज एकदम उनके पीछे थे, लेकिन वो किसी तरह स्टोर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से ज़ॉम्बीज की उंगलियों पर बंद कर देते हैं। तभी अंदर के घुप अंधेरे में अचानक एक फ्लैशलाइट ऑन होती है। दोनों झटके से मुड़कर देखते हैं और सामने 3 लड़कियां खड़ी थी और उनके पास एक आदमी बैठा हुआ था और ये चारों डर के मारे बिल्कुल सहमे हुए थे। शुरू में वो लोग काफी अलर्ट थे, उनकी आंखों में साफ खौफ दिख रहा था कि कहीं टेंडो और केंचो भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दोनों उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी तरह सेफ है, केंचो खुशी से पागल हो जाता है। एक लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आता कि बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा है और ये बंदा यहाँ इतना खुश क्यों हो रहा है। लेकिन केंचो का लॉजिक एकदम क्लियर था, भाई कम से कम ये एक कन्वीनियंस स्टोर था और एक बात तो तय थी कि वो लोग यहाँ जल्दी भूखे तो बिल्कुल नहीं मरने वाले। धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत होता है। सब लोग स्टोर से अपने अपने लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स उठा लाते हैं और एक घेरे में बैठकर शेयर करने लगते हैं। तभी एक लड़की कैजुअली पूछती है क्या आप दोनों बताओगे कि आप लोग कौन हो। केंचो पूरे चिल मूड में अपना और टेंडो का नाम बताता है, लेकिन कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ वो आदमी अभी भी काफी कंफ्यूज और डरा हुआ लग रहा था। केंचो लड़कियों से पूछता है क्या तुम तीनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। ये सुनकर लड़कियां थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना नाम बताती हैं। मैं राइका, ये माकी और ये युकारी। केंचो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है तो तुम तीनों एक दूसरे को कैसे जानती हो। राइका बताती है हम साथ में काम करती हैं, हमारी फ्लाइट बस जापान में लैंड ही हुई थी कि तभी ये सब बवाल शुरू हो गया। केंचो की आंखों में अचानक एक शरारती चमक आ जाती है। वेट, फ्लाइट अटेंडेंट्स। और ठीक उसी सेकंड टेंडो के दिमाग की बत्ती जलती है। यही तो था उसका गोल्डन चांस, किसी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डेट पर जाने वाला वो साक्षात चमत्कार। लेकिन टेंडो की ये खुशी बस कुछ ही सेकंड टिक पाती है। वो नोटिस करता है कि सब लोग डर के मारे सदमे में हैं और वहां का माहौल बहुत सीरियस है। मतलब ऐसी सिचुएशन में लाइन मारने का तो कोई स्कोप ही नहीं था। फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करके युकारी के पास जाता है और बात शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई फ्लर्टिंग के मामले में टेंडो का टैलेंट एकदम जीरो है। वो अंदर ही अंदर पैनिक करता है, अब मैं क्या बोलूं, और हेल्प के लिए अपने दोस्त केंचो की तरफ मुड़ता है। लेकिन उसका दोस्त तो ऑलरेडी पूरे आशिक मोड में वहां सेट था, जो माकी को अपनी बातों और जोक से मस्त इंप्रेस करने में लगा हुआ था। जैसे ही टेंडो खड़ा होकर अपने दोस्त का ये जादू चलते हुए देखता है, केंचो उसकी तरफ देखकर एक एकदम कमीनी स्माइल देता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जलाने के लिए। टेंडो उलझन और जलन के मारे थोड़ा फनी बनने की अजीब सी कोशिश करता
जाता है और घबराहट में आकर शराब की पूरी बोतल अकेले ही गटक जाता है। और बस उसका ये पागलपन माहौल को थोड़ा हल्का कर देता है और सब लोग अचानक मस्ती के मूड में आ जाते हैं। कुछ देर बाद टेंडो बाथरूम में उल्टियां कर रहा होता है, तभी युकारी धीरे से देखने आती है कि वो ठीक तो है। ये देखकर टेंडो के दिल में फिर लड्डू फूटते हैं, शायद अभी भी मेरा मौका है। वहीं बाहर राइका अभी भी लगातार पी रही होती है और नशे में अपनी सारी भड़ास और गुस्सा उस अकेले आदमी पर निकाल रही होती है जो डर के मारे एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। तभी एक बहुत खतरनाक सच सामने आता है। उस आदमी को पहले ही एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, पर उस डरपोक ने किसी को ये बात बताई ही नहीं थी। जैसे ही राइका उस पर चिल्लाना चालू रखती है, वो आदमी अचानक उसके करीब आता है। राइका को लगता है कि शायद वो उस पर जबरदस्ती कर रहा है और वो उसे धक्का देती है, लेकिन असल में वो आदमी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था और अब उसकी भूख उसके काबू के बाहर थी। अगले ही पल राइका की दर्दनाक चीख पूरे स्टोर में गूंज उठती है, जिससे ऊपर सो रहे केंचो और माकी की नींद झटके से खुल जाती है। लेकिन माकी नशे में इस कदर धुत होती है कि वो उस चीख की परवाह किए बिना वापस गिर पड़ती है। वहीं अंदर बाथरूम में टेंडो अभी भी युकारी के साथ होता है। वो बड़े आराम से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युकारी उसे एकदम प्यार से मना कर देती है, ये कहकर कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। खैर, बाहर केंचो और माकी सीढ़ियों से नीचे जाते हैं राइका को देखने के लिए। माकी अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं, उनका सामना राइका से होता है, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राइका अचानक माकी पर झपट लेती है और बेहद बेरहमी से उसका चेहरा चीर डालती है। खून से सनी राइका फिर केंचो की तरफ हमला करती है, लेकिन केंचो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पास पड़ा एक सूटकेस उठाता है और पूरी ताकत से मारकर उसकी टांगे तोड़ देता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? ऊपर बाथरूम के पास टेंडो और युकारी अपने सपनों और पुरानी बातों में खोए होते हैं। तभी वही ज़ॉम्बी बन चुका बूढ़ा आदमी अचानक से वहां आता है और बिना कोई मौका दिए युकारी को काट लेता है। टेंडो तुरंत आगे बढ़ता है और उस बूढ़े ज़ॉम्बी को जोर से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन वो युकारी को इस हालत में वहां छोड़ना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि युकारी जानती थी कि वो जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगी और वो बूढ़ा आदमी अभी भी नीचे था। टेंडो आंखों में आंसू लिए भारी मन से वहां से भाग निकलता है और बाहर आकर केंचो से मिलता है। केंचो के पास इस तबाही के बीच भी उसके लिए एक सरप्राइज था। इस आपाधापी में भी उसने वो बड़ा सा फ्लैट स्क्रीन टीवी जुगाड़ लिया था। दोनों खामोशी से मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर टेंडो मॉल में हुई उन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो तय करता है कि वो अपने इस सपने को कभी नहीं भूलेगा और इस कड़वे पल को अपनी बकेट लिस्ट में हमेशा के लिए लिख लेता है। जब टेंडो छोटा था, वो अपने इलाके का एकदम छोटा जॉन विक था। सीनियर से लड़ना तो जैसे उसका रोज का मॉर्निंग रूटीन बन चुका था, और ये सब वो किस लिए करता था? सिर्फ एक प्यारे से कुत्ते की हिफाजत के लिए। वो उस वक्त खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं मानता था, लेकिन फिर बड़े होने की जालिम हकीकत ने उसका वो सपना भी तोड़ दिया था। फिर केंचो अपना फोन निकालकर न्यूज चेक करता है और वो इस भयानक सच को कंफर्म करता है कि जापान अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। आर्मी ने पहाड़ों के बीच बसे कुछ दूर दराज गांवों को सेफ कर लिया था। ये खबर सुनते ही टेंडो के दिमाग में एक ही थॉट आता है, मेरा परिवार सेफ हो सकता है, क्योंकि उसका परिवार भी जापान के सबसे दूर दराज गांवों में से एक में ही रहता था। थोड़ी देर बाद एकदम शांत माहौल में जब टेंडो केंचो की नई शुरुआत के लिए उसके बालों को कलर कर रहा होता है, वो अचानक पूरी गंभीरता से कहता है, मैं जॉन विक बनने वाला हूँ। हाँ, टेंडो ने फैसला कर लिया था कि वो अब एक ऐसा आदमी बनेगा जो लोगों को ज़ॉम्बी से बचाता फिरेगा। केंचो उसे अजीब नजरों से देखता है और हैरानी से कहता है, पर भाई तेरे पास तो एक गन तक नहीं है। लेकिन टेंडो के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है। उसके पास ऑलरेडी एक प्लान था और ठीक उसी वक्त उसकी लिस्ट में एक नई चीज ऐड हो जाती है, सुपर हीरो बनना। बाद में टेंडो और केंचो अपने इस नए सुपर हीरो मिशन के लिए एक एक्वेरियम की तरफ निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जगह बिल्कुल खौफनाक लग रही होती है। पूरा एक्वेरियम एकदम बर्बाद हालत में पड़ा था। सारे वर्कर्स वहां से भाग चुके थे। बड़े बड़े फिश टैंक्स आधे खाली पड़े थे और वहां था तो बस एक अजीब सा सन्नाटा। वो दोनों कुछ देर उस वीरान जगह को घूरते हैं। टेंडो की आंखें किसी खास चीज को ढूंढ रही होती हैं और फिर उसे वो मिल जाती है, जो उसके प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। सीन अचानक शिफ्ट होता है शहर के दूसरी तरफ। एक बस जो पूरी तरह डरे हुए लोगों से भरी हुई थी, एक ज़ॉम्बी जैम के बीचों बीच फंसी होती है। ड्राइवर पसीने से लथपथ होने के बाद भी पैसेंजर्स को आराम से समझाता है, अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये ज़ॉम्बी ग्रुप यहाँ से चला नहीं जाता। वो सबको तसल्ली देने की कोशिश करता है, फिक्र मत करो, हम एक पूरी तरह सील्ड बस में है, कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन किसी की एक छोटी सी गलती की वजह से अब बस के सारे पैसेंजर्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा था और एक एक करके सबका बेरहमी से शिकार हो रहा था। उनमें से एक लड़की अभी भी जिंदा थी और वो पैनिक में भागते हुए सीधा उसी एक्वेरियम की तरफ दौड़ती है। वो हाफते हुए सोचती है, बस किसी तरह अंदर पहुंच जाऊं तो शायद बच जाऊं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है और पीछे से एक ज़ॉम्बी बिल्कुल उसेन बोल्ट जैसी खौफनाक स्पीड में सीधा उसी की तरफ दौड़ता आ रहा होता है। वो लड़की बस अब उस ज़ॉम्बी का शिकार बनने ही वाली होती है। तभी टेंडो एक्वेरियम के अंदर से एकदम हीरो की तरह भागता हुआ आता है और उस ज़ॉम्बी को इतनी जोर का धक्का मारता है कि वो ज़ॉम्बी हवा में उड़ते हुए लगभग 10 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरता है।
ये था उसका सीक्रेट वेपन। उसने एक्वेरियम से वो भारी भरकम शार्क सूट पहन लिया था। ये सूट उसे ज़ॉम्बी के काटने से बचा सकता था। उसका लॉजिक एकदम सिंपल था, अगर एक शार्क के नुकीले दांत इस सूट को नहीं छेद सकते तो इन ज़ॉम्बीज के सड़े हुए दांत तो इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। और इसी शानदार एंट्री के साथ उसने अपने सुपर हीरो बनने का पहला स्टेप पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। वहां खड़े होकर वो नोटिस करता है कि आसपास कुछ और लोगों को भी मदद चाहिए और वो एक रक्षक की तरह उन्हें तुरंत एक्वेरियम के अंदर जाकर सेफ रहने को कहता है। उन्हीं लोगों की भीड़ में अचानक उसे अपनी क्रश भी नजर आ जाती है, लेकिन इस रोमांटिक पल के बारे में सोचने का टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो यूसेन बोल्ट वाला ज़ॉम्बी राउंड 2 के लिए फिर से वापस आ चुका था। ये बात सच है कि सूट उसे काटने से तो बचा लेता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी पूरी ताकत से हमला करता है तो दर्द तो फिर भी होता ही है। जब धक्का मुक्की में टेंडो जमीन पर गिर जाता है तो वो बोल्ट वाला ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ने लगता है और केंचो वो बस दूर से चिल करते हुए कहता है, पहले अपनी खुद की जान बचाना सीख ले भाई, हीरो बाद में बनना। टेंडो आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाता है और उन्हें सीधा नीचे नदी में गिरा देता है। जब वो वापस एक्वेरियम में लौटता है तो केंचो उसका वेलकम कुछ ऐसे करता है जैसे उसने टेंडो को वहां मरने के लिए कभी अकेला छोड़ा ही ना हो। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत होता है, टेंडो अपनी उस क्रश से सिर्फ कैजुअली बात करने जाता है, लेकिन वो लड़की अपनी कड़वी बातों से उसकी पूरी जिंदगी में आग लगा देती है। उसका एक एक लफ्ज टेंडो की सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक सीधा वार था। केंचो बेचारा अच्छा दोस्त होने के नाते उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ तो रोस्टिंग इतनी गंदी वाली और खतरनाक थी कि टेंडो की इज्जत का पूरा कचरा हो जाता है। तभी टेंडो और केंचो को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखने जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, उन्हें एक बेहद भयानक चीज दिखाई देती है। ज़ॉम्बीज को जब खाने के लिए कोई स्विमर नहीं मिला तो उन्होंने एक शार्क को ही ज़ॉम्बी बना दिया था और वो ज़ॉम्बी शार्क अब पानी से बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगती है। वो तुरंत दहशत में दूसरे लोगों को वार्निंग देने के लिए भाग जाते हैं। टेंडो फिर से जॉन विक बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है ये कोई आम शार्क नहीं थी, ये एक ऐसी शार्क थी जिसके इंसानों जैसे पैर भी थे। सब लोग भागकर एक रूम में फंस जाते हैं जहां पहले से और भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे और दहशत में सभी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पागलों की तरह भागने लगते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की टेंडो की क्रश को पकड़ती है और फिर डरी हुई हालत में उसे जोर से साइड में धक्का देकर भाग जाती है। अब टेंडो की क्रश लगभग उस शार्क के सामने अकेले रह जाती है। ये देखकर केंचो तुरंत उसकी मदद करने के लिए भागना चाहता है, लेकिन इमरजेंसी डोर इतना ज्यादा जाम हो चुका था कि वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था। वो इधर उधर घबरा कर देखता है और टेंडो को ढूंढने की कोशिश करता है कि अब आगे क्या करे, लेकिन टेंडो वो तो पहले ही एक्शन में जा चुका था। दूसरी तरफ टेंडो की क्रश उस विशाल और खौफनाक ज़ॉम्बी शार्क के बिल्कुल सामने बेबस थी। उस वक्त वो सिर्फ खुद की बेवकूफी को कोस रही होती है। काश उसने पहले ही ये बात समझ ली होती कि ज़ॉम्बी के पीछे पड़ने पर कभी भी बड़े ग्रुप्स के साथ रहना सेफ नहीं होता। वो आंखें बंद करके अपनी उस खौफनाक मौत को मंजूर कर लेती है, लेकिन टेंडो ने अभी हार नहीं मानी थी। वो अचानक ऊपर एयर वेंट से सीधा नीचे कूदता है और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उस शार्क पर अटैक कर देता है। वो लड़की ये देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की उसने अभी अभी इतनी गंदी बेइज्जती की थी वही टेंडो अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने आया है। वो हैरान होकर सोचती है इसके वापस आने का क्या रीजन था, लेकिन टेंडो जैसे इंसान को किसी को बचाने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। वो सिर्फ वही करता है जो उसका साफ दिल उससे कहता है। वो टेंडो की इस निडर हिम्मत से हैरान होती है और घबराते हुए उससे पूछती है कि क्या उसके पास इससे बचने का कोई प्लान है, लेकिन सच तो ये है कि टेंडो ने अब तक कुछ भी नहीं सोचा होता। जैसे ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। शार्क्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर उन्हें किसी तरह जोरदार झटका दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं और अटैक नहीं कर पाती। जब वो दोनों उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक जोरदार टक्कर होती है और टेंडो एक दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। केंचो ये देखकर बुरी तरह परेशान हो जाता है और सोचता है कि टेंडो को इस शार्क का निवाला बनने से कैसे बचाए। तब उसका दिमाग एक एकदम मस्त प्लान बनाता है। वो शार्क का ध्यान खींचने के लिए अपना पिछवाड़ा उसकी तरफ दिखाकर उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। हाँ, वही था उसका आखिरी तरीका। लेकिन जैसे ही वो शार्क सच में उस पर खूंखार तरीके से अटैक करने दौड़ती है, केंचो के चेहरे पर अपने इस प्लान का पछतावा साफ दिखाई देता है। पर अच्छी बात ये होती है कि उसी डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाकर टेंडो को दोबारा होश आ जाता है। इसी बीच वो लड़की कहीं से कुछ बैटरीज ढूंढ निकालती है और पूरी ताकत से उन्हें टेंडो की तरफ उछालती है। टेंडो उसे हवा में लपकता है और तुरंत समझ जाता है कि क्या करना है। वो उनका सटीक इस्तेमाल करके उस शार्क को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। करंट लगते ही शार्क झटके से हिल जाती है और वही ढेर हो जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद वो तीनों मिलकर सुरक्षित रूप से उस खौफनाक एक्वेरियम से बाहर निकलते हैं। बाहर खुली हवा में आकर केंचो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम उन दूसरे ग्रुप का पीछा नहीं करोगी? लड़की एक गहरी सांस लेकर थक कर कहती है, मैं अब इन ग्रुप से पूरी तरह पक चुकी हूँ। वो अभी भी नहीं समझ पाती कि टेंडो उसके लिए अपनी जान इतने बड़े खतरे में क्यों डालेगा, लेकिन टेंडो बस उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देता है और कहता है, अब तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सच्चे शब्द सुनकर वो हल्की सी शर्मा जाती है और आखिरकार मुस्कुराते हुए टेंडो को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने
देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन टेंडो और केंचो एक सुनसान पड़ी वॉच शॉप में पहुंचते हैं। उसकी नजरें एक चमकती हुई रोलेक्स घड़ी पर टिकी होती हैं। वही महंगी घड़ी जो वो अपनी 3 साल की गुलामी वाली नौकरी में कभी अफोर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, मुझे जितनी चाहे उतनी महंगी चीजें पहनने से अब कोई नहीं रोक सकता, वो मन ही मन सोचता है और बड़े स्वैग से अपनी कलाई पर वो रोलेक्स जमा लेता है। तभी पीछे से केंचो आता है और उसे और भी महंगी और भी ज्यादा फ्लैशी ज्वेलरी दिखाता है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ये दोनों लौंडे इस वक्त दिमाग से पूरी तरह ड्रिप आउट हो चुके हैं। लेकिन उस रात की सच्चाई उन्हें वापस जमीन पर ले आती है जब टेंडो को पता चलता है कि उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया है और पूरे शहर में घुप अंधेरा छाया हुआ है। उनके फोन्स अभी भी चार्ज्ड है, लेकिन स्क्रीन पर कोई न्यूज नहीं मिल रही क्योंकि देश के सारे स्टेशंस हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। शायद वो ही इस पूरे शहर के आखिरी जिंदा लोग बच गए हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। लेकिन उससे पहले दोनों छत पर खड़े होकर उस खूबसूरत स्काईलाइन का पूरा मजा लेते हैं जो पूरे शहर की बिजली जाने की वजह से आज एकदम साफ और सितारों से भरी दिख रही होती है। उन्होंने तय किया है कि कल वो टेंडो के होमलैंड गुन्मा की तरफ निकलेंगे। अगले दिन की सुबह वो अपने इस लंबे ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू करते हैं और टेंडो अपने उस खाली कमरे और पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए गुड बाय कहता है। नॉर्मली शहर से गुन्मा तक बस 5 घंटे की ड्राइव होती है, लेकिन अब सड़कों पर ट्रैफिक का क्या सीन होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी होने वाली है। सामान रखते हुए केंचो पूछता है, क्या तुम अब फाइनली अपनी सेफ्टी के लिए एक गन लेने वाले हो? लेकिन टेंडो के तरंगी दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसका उसूल है, अगर ट्रैवल करना ही है तो पूरे स्टाइल में करेंगे। इसलिए टेंडो डिसाइड करता है कि वो एक लग्जरी कैंपिंग व्हीकल लेकर जाएंगे। किस्मत के एक अजीब ट्विस्ट से जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकात शिजुका से होती है। टेंडो उसे भी अपने साथ इस ट्रिप पर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका के पास अभी भी क्लियर प्लान नहीं होता, इसलिए वो बिना सोचे तुरंत मना कर देती है। दूसरी तरफ केंचो अपनी मिठास और शब्दों के जाल से उससे बात करने में कामयाब हो जाता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि शिजुका के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तब वो दोनों उसे लॉजिक से कन्विंस कर लेते हैं कि बिना गाड़ी चलाए अकेले भटकने से बेहतर और सेफ यही होगा कि वो उनके साथ चले। फिर वो तीनों मिलकर एक शानदार कार शोरूम में घुसते हैं, जहां वो एक से बढ़कर एक गाड़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां सामने ही एक मिलिट्री टैंक जैसा आरवी खड़ा होता है, किसी खास वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो देखने में बहुत जोरदार और कूल लगता था। शिजुका, जो हमेशा काम की चीजों के बारे में सोचती है, कुछ ऐसा चुनने की कोशिश कर रही होती है जो सड़क पर अच्छे से चले और जिसका फ्यूल भी कम लगे। लेकिन टेंडो तो पूरी तरह उस लग्जरी कैंपर के प्यार में पागल हो चुका था जो उसने एक कोने में ढूंढ निकाला था। उसे अपना तीसरा प्यार मिल गया था। शिजुका अभी भी अपने लॉजिक पर अड़ी थी और साफ कहती है कि इस भारी भरकम कैंपर में कहीं भी जाने का कोई फायदा नहीं है, ये कहीं भी फंस सकता है। लेकिन तभी वो खुद एक और शानदार आरवी देखती है जो इतनी बेहतरीन होती है कि वो उसे अपनी ही सारी समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। ये देखकर दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जो खुद थोड़ी देर पहले समझदारी की बातें कर रही थी अब एक डिजाइन पर फिदा हो गई। लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहती है ये वाली अलग है, पर उनके इस शोर मचाने की वजह से उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी होती है। वो चारों तरफ से खूंखार ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं। बिना एक पल गवाए वो जल्दी से पास खड़े एक रैंडम आरवी में घुस जाते हैं और पूरी रफ्तार से वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही वो शहर की सीमाएं छोड़ते हैं, केंचो अपनी चमचमाती बाइक पर उनके बिल्कुल बगल में हवा से बातें कर रहा होता है और टेंडो मजे से आरवी चला रहा होता है। टेंडो खिड़की से बाहर देखकर थोड़ा परेशान होता है कि रोड्स इतनी खाली क्यों है, जबकि आज तो वीकेंड है। शिजुका उसे लॉजिकली समझाती है, शायद इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद किसी को भी शहर छोड़ने का वक्त ही नहीं मिल पाया होगा। टेंडो उससे पूछता है, तुम्हें इन ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ पता है कि ये क्या है? शिजुका सोच में पड़ जाती है और कहती है, मुझे लगता है ये कोई खतरनाक वायरस है। अगर सही समय पर इसका वैक्सीन बना लिया जाए तो शायद इस दुनिया को वापस उभरने का मौका मिल सकता है। टेंडो स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए मानता है, हाँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक हम खुद जिंदा न बचे। उस शाम जब ढलती धूप में वो सब कहीं किनारे पर कैंप लगाने की सोच ही रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी रोड पर बिछाए गए स्पाइक स्ट्रिप्स पर आ चढ़ती है और उनके टायर फट जाते हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सबसे बुरी चीज अब उनके सामने बाहर आती है। ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि लालची लोग। और उससे भी बुरा क्या हो सकता था, सामने खड़े उस लुटेरे गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि टेंडो का वही पुराना जालिम बॉस निकला। उस वक्त टेंडो को पक्का पछतावा हो रहा होगा कि काश उसने चुपचाप केंचो की बात मानी होती और वो गन अपने पास रख ली होती। अपने बॉस की शक्ल देखते ही टेंडो के अंदर का वो पुराना 3 साल का दबा हुआ दर्द और खौफ फिर से ताजा हो जाता है जो उसने उस आदमी के साथ झेला था। ये सब उस बॉस का ही शातिर प्लान था। उसी ने स्पाइक स्ट्रिप्स बिछाकर उनका एक्सीडेंट करवाया ताकि वो बेबस होकर यहाँ फंस जाए और फिर वो मौके का फायदा उठाकर टेंडो को फिर से अपने लिए गुलामी करने पर मजबूर कर सके। बॉस उन्हें जताने की कोशिश करता है कि वो उन पर एहसान कर रहा है, लेकिन शिजुका बॉस की इन घुमावदार बातों को अच्छे से समझ जाती है। वो टेंडो को समझा देती है कि ये बॉस सिर्फ ऐसा दिखाता है जैसे वो उनकी मदद कर रहा है और उन्हें दूसरे लूटने वालों से बचा रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद ही एक बड़ा लुटेरा है। लेकिन सच तो यही था कि गाड़ी खराब थी और उनके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी की वजह से टेंडो को फिर से उस आदमी के लिए मजदूरी का काम करना पड़ता है और उसका वो पुराना दर्द फिर से हरा हो जाता है। एक तरफ शिजुका बैठ
बैठे हुए केंचो के घाव की देखभाल कर रही होती है। केंचो खुद को कोसता है और माफी मांगता है कि उसकी जिद की वजह से उन्हें इस रास्ते पर आना पड़ा, लेकिन शिजुका बड़े प्यार से उसे समझाती है कि शायद ये सब पहले से ही किस्मत के प्लान का हिस्सा था और वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी यहाँ से और भी मजेदार होने वाली है, पर वो हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो बिना सोचे एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।